चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिविक्स का चैप्टर है ये, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। पहला चैप्टर आपका डिलीट हो गया है उसमें, है ना। तो अब सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी है क्या, और अगर डेमोक्रेसी समझ में आ जाए ये चीज है तो हमें जरूरत क्या है डेमोक्रेसी की, ये भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहला इसका सेक्शन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो एनसीईआरटी मतलब कुछ कुछ एनसीईआरटी ओवररेटेड होती हैं, लेकिन सिविक्स की एनसीईआरटी इस मामले में बहुत अच्छी है कि ये ना बहुत लॉजिकली चलती है, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका एनसीईआरटी का चैप्टर जरूर रीड करना, जितना हम आज कवर कर लें पूरा प्रॉपरली रीड करना। तो इसमें सबसे पहले ये पूछता है कि यार हमें डिफाइन क्यों करना है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है बट हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। एक तो सबसे पहले हमें क्लियर डेफिनेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि डेमोक्रेसी को ना लोग अलग अलग तरीके से अपनी सुविधा के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब अलग है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मतलब अलग है, चाइना में डेमोक्रेसी का मतलब अलग है, ठीक है। एक तो हर देश चाहता है कि वो अपने आप को ना डेमोक्रेसी कहे, हर देश क्या चाहता है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहे। अच्छा, आपको चाइना की एक बात पता होगी, चाइना को ना इंडिया मतलब, हालांकि जैसे चाइना काफी एडवांस है, इकोनॉमी उसकी काफी स्ट्रांग है, लेकिन चाइना एक चीज से बहुत जलता है इंडिया से, कि इंडिया जब अपने आप को कहता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पता है नहीं बात आपको। तो चाइना को एक बात पता है, वो अपने आप को ना बार बार बहुत कोशिश करता है बताने की कि यार मैं डेमोक्रेसी हूँ, मैं डेमोक्रेसी हूँ, लेकिन सबको ये बात पता है और चाइना को भी ये बात पता है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, एक डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब एक सच्ची डेमोक्रेसी। क्या समझते हो आप, है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, लेकिन चाइना ने तो अपना नाम ही ये रखा हुआ है, पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक होने के लिए आपको डेमोक्रेसी होना पड़ता है पहले, है धोखा दे रहा है कि हाँ हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया है क्यों हमें डिफाइन करनी है, क्योंकि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अपने मतलब के हिसाब से उसकी डेफिनेशन बदल देते हैं। ऐसे तो पाकिस्तान भी कहता है भाई हम भी डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान एक्चुअली में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन क्यों पढ़ना है, टाइम के साथ साथ ना मीनिंग चेंज हो जाते हैं। डेमोक्रेसी कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब जो है डेमोक्रेटिया। डेमो का मतलब होता है लोग, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, तो लोगों का रूल। तो क्या सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन बहुत है, लोगों का रूल? अगर हम हमसे कोई पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है, हम बोल दें लोगों का रूल, बस बात खत्म। पाकिस्तान भी कहेगा हाँ तो हम भी यही है, लोगों का रूल हम भी यही करते हैं, रूल ऑफ पीपल। तो हमें इसलिए बहुत फाइन डेफिनेशन चाहिए, बहुत ही पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। तो चलो एक सिंपल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन से जो हर कोई देश अपने आप को बताता है, उससे ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, ऐसी सरकार, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऐसी सरकार जिसमें हमारे रूलर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हम पे राज करेंगे, उनको हम ही ने चुना हो, पीपल ने इलेक्ट किया हो, ठीक है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है हमको, एक बेसिक डेफिनेशन मिल गई है कि जिससे हम सेपरेट कर पाए कि कौन डेमोक्रेसी है और कौन डेमोक्रेसी नहीं है। इस डेफिनेशन को वांट मतलब, लेकिन अभी ये डेफिनेशन को ना हम धीरे धीरे देखेंगे, एक्सपैंड करेंगे, कुछ कुछ चीजें इसमें ऐड करते जाएंगे। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें ठीक मिल गया, इससे क्या करने वाले हम सेपरेट करेंगे क्या डेमोक्रेसी है या नहीं है कोई सरकार, ठीक है। एक बार अब देखते हैं क्या इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है, एक बार आप मुझे बताओ। यस। इंडिया डेमोक्रेसी, आप यही वाला रूल लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है ना, यही वाला सिंपल सा रूल लगाएंगे, क्या इंडिया डेमोक्रेसी है कि वो अपने रूलर्स खुद चुनता है, पीपल, डू पीपल इलेक्ट द रूलर्स ऑफ इंडिया? यस, तो ये तो डेमोक्रेसी है। यस। दूसरा देखते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेसी है या नहीं है? नो सर। वहां पे अपने राजा को खुद चुनते हैं, अपने रूलर को खुद चुनते हैं। तो नॉर्थ कोरिया नो तो सर। डेमोक्रेसी डेफिनेटली नहीं है। ये कौन है, ये है किम जोंग उन, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ठीक है, किम जोंग उन। यस। तो ये डिक्टेटर है, इसको कोई चुनता नहीं है, ये अपनी फैमिली हेरिडिटी की वजह से लगातार ये लोग चुने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चाइना, क्या चाइना डेमोक्रेसी है? नो सर। क्यों, अब मुझे बताओ, अभी तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, फिर से देखते हैं एक बार डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। रूलर्स, इस बात, इस बोल्ड लेटर्स को याद रखना, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस बेसिस पे हमने कहा हाँ इंडिया तो है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। तो चाइना, अब चाइना में क्या रूलर पीपल नहीं चुनते हैं क्या, लोग नहीं चुनते हैं रूलर को? ये प्रेसिडेंट है वहां का, इनका नाम पता है?
शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। तो इनको क्या लोग नहीं चुनते? चुनते तो लोग ही हैं, तो इस हिसाब से तो ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना? तो मतलब हमारी डेफिनेशन अभी भी अधूरी है, तो हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं कि ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, चाइना, जितनी हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है वो इनसफिशिएंट है ये चीज बताने के लिए कि चाइना, अभी मैं एक राज खोल देता हूँ, चाइना काफी लोगों की नजर में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, उसके रीजन हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ये कौन है? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। क्या पाकिस्तान एक अच्छी डेमोक्रेसी है, ट्रू डेमोक्रेसी है? बहुत से लोग समझते नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है। लेकिन हमारी जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो अगर आपको याद हो, इन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शंस में हराया था और ये इमरान खान पीएम चुने गए थे, तो इस हिसाब से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इस हिसाब से तो यार पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी होगी। मतलब कि हमने गलत चीजें सुनी आज तक कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, फिर से हमारी डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह गई। तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों हम इन दोनों को कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है, हमें डेफिनेशन अपनी और सॉलिड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन चाहिए ना, अगर एक सॉलिड सी, तो हमें उसके फीचर्स समझने पड़ेंगे, क्या क्या असेंशियल कंडीशन है किसी भी देश को डेमोक्रेसी कहने के लिए। इस बात को ध्यान से सुनना, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या क्या क्या ऐसी असेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए जिससे हम किसी देश को कह सकें कि हाँ ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले हम ना कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं कि सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे इसमें डेफिनेशन में कह रहे हैं कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इसमें तीन मेन वर्ड्स आ रहे हैं, रूलर्स, इलेक्टेड बाय पीपल, तीन चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये भाई रूलर्स कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, रूलर कौन है ये? ठीक है, हु आर द रूलर्स सॉरी, ऑफिशियल्स हैं। क्या इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर इन्हीं लोगों के पास होगी या किसी और के पास होगी? फाइनल डिसीजन इनके पास ही होगा? ठीक है, ये सारी चीजें हम एक बार हमें इसका भी आंसर करना पड़ेगा, जब तक हम इसको आंसर नहीं कर पाएंगे हमें नहीं समझ में आएगा ये रूलर्स कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, फिर से डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन की तरफ अपने। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड एक वर्ड आ रहा है इलेक्टेड। सबसे पहली बात है इलेक्ट कैसे किए जाएंगे, इलेक्शंस का क्या मतलब है, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? ठीक है, ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल, तीसरा इसमें मेन चीज आ रही है बाय पीपल। तो ये कौन पीपल है जो वोट करने वाले हैं या इलेक्ट करने वाले हैं? क्या हर कोई, अगर मान लो कि आपकी एज अभी मेरे ख्याल से 18 साल नहीं होगी, तो क्या आपको भी वोटिंग का अधिकार है इसमें? क्या आप भी चुन सकते हो? ये सब हम एक बार ठीक है, हाँ आपको पता है, इंडिया के बारे में पता है। ठीक है, तो फाइनली हमें एक और चीज देखनी है, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड, कैसी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी जिसके पास लिमिटेड पावर्स होंगी, जिसके पास लिमिटेड पावर्स होंगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके पास या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिमिटेड पावर्स होंगी या फिर रिपब्लिकन होगी लिमिटेड पावर्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना जो चाहेंगे वो करेंगे, या अनलिमिटेड पावर्स होंगी, जो मर्जी होगा वो करेंगे। एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्रांस में क्या थी, एक रीजन थी एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसकी वजह से वहां पर रिवॉल्यूशन आता है। अनलिमिटेड पावर्स होगी, हमें ये भी देखना है। तो डेमोक्रेसी में हम इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसा दिखना चाहिए। और जब हमें कंडीशंस पता चल जाएंगी तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपको आगे से कोई भी कोई एग्जांपल देता है ना, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, इंडिया, तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होगा, क्या ये डेमोक्रेसी है या ये नहीं है। ठीक है, और अगर डेमोक्रेसी है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन, हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या आता है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हु आर द रूलर्स, ये रूलर्स कौन है, क्या इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, क्या फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हीं लोगों के पास होगी? तो इसका हमें एक आंसर मिलता है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, जो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे, वो कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। ये नहीं कि कोई बाहर से आदमी जिसको हमने इलेक्ट नहीं किया वो आके ले ले। ठीक है, यस इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो भी डिसीजन लेने का फाइनल अधिकार है, एक ऐसे आदमी के पास होना चाहिए, किसके किन लोगों के पास होना चाहिए, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा। ठीक है, तो एक बार ये वाला टर्म क्लियर हो गई, ये वाला फीचर अभी तक क्लियर है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, देश के बड़े बड़े डिसीजन जो होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। ठीक है, तो अब एक बार ना कंट्रास्ट करके देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को। हमने कहा इंडिया तो है डेमोक्रेसी और पाकिस्तान नहीं है।
अब एक बार देखते हैं क्या इस वाली कंडीशन पे पाकिस्तान सेटिस्फाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और इंडिया होगा या नहीं होगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे हिसाब से बहुत अच्छी डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों को जानते हो जिनकी फोटोज दिख रही है आपको पाकिस्तान के नीचे, यस सर। जानते हो? सर पहले वाले को जानता हूँ। पहले वाले को, ये है नवाज शरीफ और ये है जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो ये परवेज जनरल मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ कौन थे? ये आर्मी के जनरल थे। हमारे देश में जैसे आर्मी होती है ना, तो उनके देश में भी आर्मी है। इनकी देश के आर्मी के लीडर थे, आर्मी के सबसे टॉप मोस्ट मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। सिंपल सी बात। ये कौन थे? ये थे पीएम, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है। ये कारगिल से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कारगिल हुआ था ना, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो होता क्या है, कारगिल से पहले ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, ये क्या करते हैं, ये मिलिट्री कूप कर देते हैं, ये इनको हटा देते हैं। इनको क्या करते हैं, ये हटा देते हैं अपने देश से, और कहते हैं आज से तुम पीएम नहीं हो, आज से क्या है, आज से मैं यहाँ पे रूल करूंगा। तो पीपल, ये पाकिस्तान की कहानी पढ़ रहे हैं, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स। ये जो जिन लोगों को ये चुनते हैं ना पाकिस्तान के लोग, जैसे जनरल सॉरी नवाज शरीफ को जैसे चुना हुआ है, या फिर अभी इमरान खान को चुना हुआ है, ये एक्चुअली इनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। ये जनरल मुशर्रफ के पास पावर थी, एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। कभी ऐसा होता है कि हम अपने देश के जनरल को, आर्मी के जनरल को चुनते हैं, वोटिंग करते हैं कि इसको आर्मी का जनरल बनाओ, ऐसा तो कभी नहीं होता। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चूज कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमने अभी पढ़ा है, द मेजर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी विद द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिन लोगों को हम चुनेंगे वो हमारे फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान में फाइनल डिसीजन किसके पास होता है हमेशा? आर्मी जनरल के पास। अभी भी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर मेजरली कंट्रोल कौन करती है? आर्मी करती है, और उसके जो भी मेजर डिसीजन होते हैं ना वो आर्मी के हाथ में होते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी कभी भी चाहे तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और इलेक्टेड गवर्नमेंट को, इस बात को ध्यान से सुनना, कभी भी आर्मी चाहे वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा सकती है और अपना रूल स्टैब्लिश कर सकती है। तो क्या इस आधार पे हम कह सकते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी है? नो। क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स पाकिस्तान के इलेक्टेड लीडर्स के पास नहीं है। किसके पास है? पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के पास, ठीक है। तो अब इंडिया का केस देख लेते हैं। इंडिया में हमें पता है ये कौन है, ये हैं हमारे मोदी जी, ठीक है। इनको जानते हो आप? ये हैं CDS जनरल बिपिन रावत। ये कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये अभी मोदी गवर्नमेंट ने ये निकाला था कि एक चीफ ऑफ, काफी टाइम से स्पेकुलेशन चल रहा था कि हम बनाएंगे एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये लेकिन कभी नहीं बन पाया। अच्छा, हमारी डिफेंस में कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? डिफेंस के 3 पार्ट्स होते हैं जो हमारे लिए वॉर लड़ते हैं, कौन कौन? आर्मी, आर्मी होता है, एयरफोर्स और एयरफोर्स एंड वाटर फोर्स। नेवी। वाटर फोर्स को क्या कहते हैं? ठीक है। नेवी। तो ये आर्मी के जनरल थे, जनरल बिपिन रावत। तो जब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था तो इनको क्या बना दिया गया? इन तीनों के ऊपर हेड बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? तीनों के ऊपर हेड। और इनको क्या कहते हैं? इनकी पोजीशन का नाम है CDS, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो बहुत बड़ी पोजीशन हो गई। तो कभी आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जनरल बिपिन रावत या CDS बिपिन रावत ये कहें मोदी जी बहुत हुआ, चलो आपका रूल खत्म, आज से मेरा रूल होगा इंडिया पे? ऐसा हो सकता है क्या इंडिया में? नो क्यों नहीं हो सकता? सर, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया, और यहाँ पे, हाँ बोलो। और यहाँ पे लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर तो उसी पे होती है जो इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा। इलेक्टेड कौन है? हमारे मोदी जी इलेक्टेड है। जनरल बिपिन रावत इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये तो अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे CDS बनाया गया है। इलेक्टेड कौन है? ये अगर ये आदेश देंगे कि भाई चाइना से आपको वॉर लड़ना है तो इनको लड़ना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? हमेशा इलेक्टेड लीडर के पास। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी तो नहीं है, कि उन्होंने अपने इलेक्टेड लीडर्स को फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं दे रखी है, ठीक है।
तो इन इंडिया पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि हमारे सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स को फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन आंसर कर लिया कि हमारे रूलर्स कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे और उनको फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन हमने सुना था कि इलेक्शंस कैसे होंगे। तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर, साफ सुथरे जायज इलेक्शंस होने चाहिए, जस्टिस के साथ इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि इलेक्शंस करा दिए बस कि नाम के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। एक रियल चॉइस मिलनी चाहिए। अच्छा, जब इंडिया में इलेक्शन हुआ था तो हमको एक रियल चॉइस मिली थी ना, कि या तो आप मोदी जी को अपना पीएम चूज कर लो, या राहुल गांधी को या कांग्रेस के किसी भी नेता को अपना पीएम चूज कर लो। तो इंडिया के लोगों के पास रियल चॉइस तो थी, उन्होंने कहा ठीक है हम मोदी जी को अपना पीएम चूज करते हैं और उनको हमने पीएम बनाया। तो इलेक्शंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक तो रियल चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डमी कैंडिडेट्स खड़ी कर दो, या आप कहो अच्छा अगर मैं ये मोदी जी एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फेरबदल कर दें, वैसे वो कर नहीं सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मोदी जी अगर ये कर दें, आगे से सिर्फ मोदी जी खड़े होंगे इलेक्शन में और आपको मोदी जी को पीएम चूज करना है, तो ये क्या रियल चॉइस है क्या कुछ? कि वो वोटिंग करा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को वोट करो और मेरे को वोट करो, बस कोई चॉइस थोड़ी हुई। तो आप कह रहे हो कि आपको ही वोट देना है। चॉइस होती है कि जब आप हमें ऑप्शंस दो, ठीक है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स। जो अभी रूलर है, जो अभी गवर्नमेंट है, उसको हटाने का भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। इंडिया में हमें ये अधिकार मिला हुआ है। So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. तो ऐसे इलेक्शंस कराने जो फ्री एंड फेयर हो और जो अभी गवर्नमेंट में है उन लोगों को हारने का भी अच्छा चांस हो, फेयर चांस हो, ठीक है। तो अब हमें एक बात समझ में आती है, इस वजह से हम कह रहे थे चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? ये आप बुक में एक बार पूरा डिटेल पढ़ना, मैं आपको एक अच्छे से मतलब एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। चाइना में क्या होता है, जो चाइना की सरकार है ना, कभी रियल चॉइस नहीं देती लोगों को कि आप इलेक्शन में अपने प्रेसिडेंट को चुनना है या प्राइम मिनिस्टर को चुनना है। तो कोई रियल चॉइस नहीं है वहां पे। वहां पे क्या होता है, आपको रूलिंग पार्टी में से ही चुनना है। आपको रूलिंग, अच्छा मैं अगर आपको बोलूं आपको बीजेपी में से ही, कांग्रेस खत्म हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, एसपी खत्म हो गई, सीपीआई एमएल सब खत्म हो गए, सारी पार्टी इंडिया की हमने खत्म कर दी। अब आपको सिर्फ बीजेपी में से ही अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करना है। तो ये कोई रियल चॉइस तो नहीं हुई ना। रियल चॉइस होने के लिए हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। चाइना क्या करता है, वहां पे सिर्फ रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी में से आपको अपना लीडर चूज करना होता है और कैंडिडेट भी रूलिंग। अच्छा मान लो कि चाइना में इलेक्शन कैसे होते हैं, एक ही पार्टी है वहां पे और छोटी मोटी 8 पार्टी और हैं जो इसी की पार्टी मेन पार्टी से एफिलेटेड है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेन पार्टी है उसके पास कैंडिडेट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्लीज इलेक्शन में खड़ा करो। अगर वो पार्टी अप्रूव करेगी उस कैंडिडेट को, तो उस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा रूलिंग पार्टी का और इलेक्शन में उसको खड़ा होने का मौका मिलेगा और उसी को चूज करके भेज दिया जाएगा। तो भाई तुम एक ही पार्टी, तुमने वन पार्टी, इसका क्या किस रीजन से चाइना को कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, वो हमें समझ में आ गया कि कोई रियल चॉइस ऑफर नहीं करती। इसे अपनी रूलिंग पार्टी में से ही लोगों को चूज कराती है। ये क्या है, ये वन पार्टी सिस्टम है, इस चीज को याद रखना। ये क्या है, चाइना क्या है, वन पार्टी सिस्टम। चाइना एक पार्टी है जो चलती है। इंडिया क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है? सर इंडिया में तो बहुत सारी पार्टीज हैं। एग्जैक्टली, बहुत करेक्ट आंसर दिया। इंडिया वन पार्टी सिस्टम नहीं है, इंडिया टू पार्टी सिस्टम नहीं है, इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है, इसलिए कहते हैं इंडिया एक अच्छा डेमोक्रेसी है। यूएस से क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम है? सर मल्टी पार्टी। नहीं, यूएस में टू पार्टी सिस्टम है। वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों में से किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएट होना पड़ता है। तो यूएसए क्या है, यूएसए टू पार्टी सिस्टम है, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं यूएसए, एटलीस्ट यूएसए ऑप्शन तो दे रहा है ना चुनने के लिए, तो इसलिए यूएसए डेमोक्रेसी है। तो हमें इलेक्शन क्या कराने हैं, फ्री एंड फेयर कराने हैं, रियल चॉइस ऑफर करनी है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके हारने के भी चांसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं, तो मतलब क्या, मसल पावर, ये नहीं कि गुंडागर्दी करके आप वोट्स पड़वा रहे हो, या मनी पावर। दो तरीके की पावर यूज होती है इलेक्शंस में। इलेक्शंस को रिग करना कहते हैं, ठीक है, इस वर्ड को याद करना। रिग्ड इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस में आपने कुछ गलत किया है। बिहार में बहुत फेमस था ये, बिहार में कहते हैं इलेक्शन हमेशा ना रिग्ड होते हैं, कि वहां पे क्या होता था, मसल पावर और मनी पावर को यूज किया जाता था। जहां पे भी पोलिंग होती थी ना, वहां पे गुंडे भेज दिए जाते थे। वो क्या करते थे, जो बैलेट बॉक्सेस होते थे, जब ईवीएम सिस्टम नहीं आया था, इन्हीं सब चीजों के बाद ईवीएम सिस्टम लाया गया था। बैलेट बॉक्सेस पे अपना
कब्जा कर लेते थे, उस पर अपने आप वोट डाल देते थे, या मनी पावर बहुत चलती थी कि कैंडिडेट्स को खरीद लिया जाता था, वोटर्स को खरीद लिया जाता था। हमने अभी भी सुना हुआ है ना कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले लिकर, अल्कोहल बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, यस मनी पावर का यूज करना। इंडिया में अगर हम ये कहेंगे, यस इंडिया में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, में आपको एक क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर कोई स्पेसिफिक यस और नो नहीं हो सकता, बट फिर भी इंडिया में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? इसका आंसर होगा यस। क्या इंडिया में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है कि कुछ गलत नहीं होता इंडिया के इलेक्शन में, ऐसा है क्या? नो नहीं, इंडिया के इलेक्शंस में भी गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, जैसे कि मनी पावर चलती है इंडिया में, मसल पावर भी चलती है, लेकिन मनी पावर बहुत एक्सटेंसिवली चलती है, ठीक है, लोगों को पैसे देके उनके वोट खरीदे जाते हैं, अल्कोहल बांटा जाता है, खाना बांटा जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि रूलर्स, इलेक्टेड रूलर्स हैं, उनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ ली कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, इलेक्शन होना चाहिए लेकिन कौन वोट करेगा, उसके वोट कितने काउंट होंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो क्या एक पर्सन एक वोट करेगा और उसके एक वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक। ऐसा नहीं एक कि बार मतलब मैं सौरभ से एज में बड़ा हूँ तो मैं वोट डाल रहा हूँ, तो वो काउंट हो रहे हैं 2 वोट, और सौरभ एज में छोटा है क्योंकि, तो उसके वोट कितने काउंट हो रहे हैं? एक। लेकिन छोटा का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप 18 से ऊपर हो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, यस मैं आदमी हूँ तो मेरे तो 2 वोट काउंट होंगे, और कोई औरत है तो उसका 1 वोट काउंट होगा। उन वोट्स की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट अलग अलग काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं, यस वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो एक बहुत और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल इक्वालिटी। दैट गिव्स अस थर्ड फीचर, तीसरा फीचर आ गया है इन डेमोक्रेसी, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो हमें क्या लाइन लिख के आनी है एग्जाम में कि डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर क्या है? ईच एडल्ट सिटीजन। एडल्ट मतलब हम इंडिया में एडल्ट क्या माना जाता है? जो आदमी या औरत 18 साल से ऊपर है। ऊपर एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यस अब आगे चलते हैं। एक बार बहुत बार हमने वर्ड सुना हुआ है, इसका कई बार डेफिनेशन शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, वर्ड भी नहीं पूछा जाता है कि यूनिवर्सल सफरेज क्या है या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गिव्स द राइट टू वोट टू एडल्ट सिटीजन। राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार देता है एडल्ट यस सिटीजन सर को, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी इनकम ज्यादा है या कम है, जेंडर क्या है, लड़का हो लड़की हो, या थर्ड जेंडर के हो, थर्ड जेंडर के लोगों को भी वोट करने का अधिकार है। आपका सोशल स्टेटस कैसा है, कि आप अपने सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हो या कोई ऐसे आदमी हो जिसको ज्यादा पूछा नहीं जाता, आपकी रेस क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है, आप पे कोई और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। कुछ माइनर एक्सेप्शन को छोड़ के इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनर एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन इन सब चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप अमीर हो गरीब हो, आपकी इनकम क्या, आपका जेंडर क्या, आपका सोशल स्टेटस क्या है। तो अगर आप इंडिया के एडल्ट सिटीजन हो तो आपको वोट करने का अधिकार दिया जाएगा। उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है। ये डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो आप प्लीज इसको लिखने के मतलब नोट्स में लिख लीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक और बार, हमने जैसे अभी पहले हमने देखा था किसका एग्जांपल, हमने पाकिस्तान और इंडिया का एग्जांपल देखा, फिर हमने देखा चाइना का एग्जांपल, पिछले उसमें हमने देखा था ना चाइना क्यों नहीं था। अब हम देखेंगे, एक और कॉन्ट्रास्ट करेंगे इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया का एग्जांपल, ठीक है। तो क्या है सऊदी अरेबिया में, अंटिल 2015, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, मिडल ईस्ट में एक देश है, वहां पे क्या है, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया। औरतों को अधिकार नहीं था कि वो वोट कर सके। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, तीसरा फीचर क्या कह रहा है कि इंडिया में हर एडल्ट को अधिकार होना चाहिए। तो क्या इस हिसाब से सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी हुआ या नहीं हुआ? ये विमेन को अधिकार नहीं दे रहा था 2015 तक, हम 2015 तक की बात कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी हुआ या नहीं हुआ? ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ, क्योंकि इसने विमेन को अधिकार नहीं नहीं हुआ दिया कि आप वोट कर सको, इसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं प्रोवाइड करी अपने सिटीजन को, ठीक है। सऊदी अरेबिया और भी रीजंस की वजह से डेमोक्रेसी नहीं है। सऊदी अरेबिया में अभी भी इलेक्टेड, ये जो इलेक्शन हुए थे ना 2015 के पहले जो हुए थे, ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, लेकिन वहां पे अभी भी जो मेन रूलर है, ठीक है, वो फैमिली से आता है, वो शेख है, मतलब चुना नहीं जाता, तो वो भी डिक्टेटर है एक तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया में क्या औरतों को अधिकार है वोट करने का? हाँ है।
हर तरीके के गरीब को, अमीर को, सबको अधिकार है। एडल्ट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स वो वोट कर सकता है। तो इसी वजह से इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ये अप्लाई होता है। तो अभी तक हमने देखा है कि इंडिया तीनों कंडीशंस को, अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता रहा है। बाकी जो हमने देश के एग्जांपल्स पढ़े हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट एक और फीचर देख लेते हैं जिससे हम अपनी फिर लास्ट में डेफिनेशन बनाएंगे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। दो चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें, लॉ का राज होना चाहिए और लोगों के पास राइट्स होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? कानून का राज। क्या इंडिया में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ किंग है? इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। इंडिया का लॉ क्या है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लॉ है। इंडिया में कोई राजा का राज नहीं चलता है। क्या हम ये कह सकते हैं इंडिया में तो मोदी जी का राज है, मोदी जी जो चाहेंगे वो करेंगे? बिल्कुल गलत है। नहीं, मोदी जी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इंडिया में है रूल ऑफ लॉ। एक और चीज, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इंडिया में ह्यूमन राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ये दो चीजें होनी भी, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर है, ये दो चीजें होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सबसे पहली बात, हर आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो लॉ की नजरों में इक्वल हो। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ, कोई और अमीर है, तो अमीर आदमी को कोर्ट अच्छे से मतलब अच्छे से ट्रीट करे और मेरे को सजा सुनाते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल होने चाहिए सब लॉ की नजर में। दूसरा, द राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी, हमारा कोर्ट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो। ऐसा ना हो कि इसको मोदी जी बोले या केजरीवाल जी बोले या कोई प्रेसिडेंट आके बोल दे कि आपको ऐसा काम करना है तो वो वैसे काम करे। ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, ये अपनी मर्जी के मालिक उनकी है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी करें, बट स्टिल इनको अपनी मर्जी से काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनके जो ऑर्डर्स होंगे वो सबको ओबे करने होते हैं। ये हम फोर्थ फीचर पढ़ रहे हैं सारा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। बेसिक राइट्स हमने फंडामेंटल राइट्स पिछले साल भी पढ़ी थी, इस साल फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर रिलीज कर दिया गया है, बट आगे आप पढ़ोगे फिर भी कि हर आदमी के पास उसके कुछ अधिकार हैं जो कोई भी इस देश में कोई भी उससे नहीं छीन सकता, ठीक है। ऐसे कौन से अधिकार हैं? दे शुड बी फ्री टू थिंक, दे शुड हैव ओपिनियंस, हैव द राइट टू हैव ओपिनियंस, एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, फॉर्म एसोसिएशंस, प्रोटेस्ट, टेक पॉलिटिकल एक्शंस। तो ये सारे इंडिया ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, ये हमारी राइट्स दी हुई हैं, इंडिया ने हमें फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो डेमोक्रेसी में ऐसी राइट्स होनी चाहिए जो किसी भी आदमी से ना छीनी जा सके। ना तो वहां की गवर्नमेंट, मोदी जी हो या कोई और हो, या प्रेसिडेंट या कोर्ट, कोई भी ये अधिकार नहीं छीन सकता। रिस्पेक्ट फॉर सम गारंटीज टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी कौन होती है? इंडिया में दो तरीके की माइनॉरिटी होती है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? जो लोग नंबर में कम हो, ठीक है। तो इस हिसाब से बताओ, क्या हिंदू माइनॉरिटीज हैं? क्या हिंदू माइनॉरिटी हैं? सर एक बार माइनॉरिटी फिर से एक्सप्लेन करना। मैं माइनॉरिटी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल माइनॉरिटी, न्यूमेरिकली जो कम हो। जैसे कि मान लो आपकी क्लास में टोटल 10 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 8 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो इसमें माइनॉरिटी कौन हुए? लड़के हुए या लड़कियां हुई? गर्ल्स, लड़कियां, लड़कियां हुई। है ना, लड़कियां माइनॉरिटी हुई क्योंकि वो नंबर में कम है। तो इंडिया में जो भी या किसी भी देश को डेमोक्रेसी होने के लिए अपनी माइनॉरिटीज को गारंटी देनी पड़ती है। माइनॉरिटीज क्या क्या है इंडिया में? एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं कुछ, और कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है। तो हम रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स रिलीजियस माइनॉरिटी है, सिख रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस रिलीजियस माइनॉरिटी है, और भी बहुत सारे ऐसे धर्म है, जैन रिलीजियस माइनॉरिटी है। ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, तो इनको कुछ गारंटीज देनी पड़ती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको गारंटीज दे रखी हैं, कुछ इनको फंडामेंटल राइट्स भी स्पेशली मिली हुई हैं कि हम आपसे ये अधिकार नहीं चुनेंगे। जब हम अपनी माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार दे देते हैं तो हम डेमोक्रेसी अपने आप को कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी का कंटिन्यूशन है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का। सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का अधिकार होना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। तो ये कौन है? ये सारे लोग कौन है? ये अपोजिशन फॉर्म करते हैं। अभी रूल कौन कर रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, और ये सब कहाँ बैठे हैं? अपोजिशन में। जो गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट के बाहर जो लोग हैं उनको कहते हैं पॉलिटिकल अपोजिशन या अपोजिशन, सिंपल टर्म में, ठीक है। हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो अब इनके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि अपने आप को अपोजिशन कह सके,
बट स्टिल ये इंडिया का अपोजिशन है। तो इंडिया के किसी भी कंट्री को अपने आप को डेमोक्रेसी खिलाना है ना, तो वहाँ का अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, और वहाँ का अपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि उसको फ्रीली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का अधिकार मिले। वो गवर्नमेंट पे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सरकार ये गलत कर रही है, मोदी जी आप ये गलत कर रहे हो, अमित शाह आप ये गलत कर रहे हो। जैसे अपोजिशन ने वो उठाए थे ना, काफी सारे सवाल उठाए थे, कश्मीर के मुद्दे पे सवाल उठाए थे, या अभी अपोजिशन का लेटेस्ट इशू क्या चल रहा है जो उन्होंने उठा रखा है कि नीट और जी, IIT और नीट के जो एग्जाम्स होते हैं उनको कोरोना वायरस जब तक इतना ज्यादा फैला हुआ है जब तक टाला जाए। ठीक है, तो इंडिया अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन को पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो खुल के काम कर पाए। और लास्ट होता है, एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। ऐसा ना हो कि एक आदमी के मन में आया और उसने ऑर्डर पास कर दिया। डेमोक्रेसी होने के लिए अलग अलग लोगों के पे डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कंसल्टेशन का एक पार्ट होता है हमारी, आपने COM पढ़ा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ी होगी, पिछले साल पढ़ी है सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ी है या कैबिनेट पढ़ा है, याद है, भूल गए? सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। लैग हो रही है, अच्छा। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? अब क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सीरीज ऑफ कंसल्ट, किसी भी देश को डेमोक्रेसी होने के लिए ऐसा नहीं कि एक आदमी डिसीजन ले और उसको थोप दे दूसरे लोगों के ऊपर। सीरीज ऑफ कंसल्टेशन होना चाहिए, लोग कंसल्ट करना चाहिए अलग अलग लोगों को। तो इंडिया कैसे प्रोवाइड करता है इस चीज को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स की एक काउंसिल है जिसको लेजिस्लेचर से चुना जाता है, हमारे पार्लियामेंट से चुना जाता है। ये लोग बैठ के कोई भी डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं। और इसका एक और मतलब है, एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ध्यान रखना, हर इंडिया में कोई भी सरकारी पद पे बैठे हुए आदमी को कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है, असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ऐसा नहीं है, अच्छा अगर हम ये कहें क्या इंडिया में सरकारी जो पोस्ट पे लोग हैं उनको रिश्वत लेने का अधिकार है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर ऐसा अधिकार होगा तो वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, कि लोगों का राज ही नहीं है, लोगों को कुछ भी काम कराना है उनको रिश्वत देनी पड़ रही है ना। तो हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए अभी। ठीक है, देख लेते हैं 4 फीचर्स हमने क्या पढ़े हैं डेमोक्रेसी के। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे हमारे देश के मेजर डिसीजन। ठीक है, इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर। मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स, इलेक्शन इनके कैसे होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन जो होगा वो कैसा इलेक्शन होना चाहिए भाई? फ्री एंड फेयर के साथ साथ हर एक आदमी जो एडल्ट है उसको एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और उसके एक वोट की कीमत कितनी होनी चाहिए? एक वैल्यू मिलनी चाहिए उसको। और लास्ट हमने एक और फीचर पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। लॉ का राज होना चाहिए और राइट्स गारंटी करनी चाहिए उसे अपने देश को, लोगों को। अगर ये सारी कंडीशंस, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, अगर कोई भी देश ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या कह सकता है कि मैं डेमोक्रेसी हूँ। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसको क्या, वो डेमोक्रेसी फिर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस। तो अगली क्लास में हमने जो एक समरी, छोटी सी बेसिक सी समरी के साथ चले थे ना, वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अगली क्लास में इस डेफिनेशन को हम पूरा एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाएंगे डेमोक्रेसी की। हमने कंडीशन समझ ली है, अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये देश डेमोक्रेसी है, तो आप जवाब दे सकते हो। ये चारों कंडीशन लगा के देख लेना। पहली कंडीशन लगाना, इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हाँ ठीक है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप कह सकते हो कि हाँ ये देश डेमोक्रेसी है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि इसकी एक पूरी डेफिनेशन क्या होगी, एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे जो हम एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकें। ठीक है, चारों कंडीशंस हमने समझ ली हैं कि डेमोक्रेसी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। हमने एक बहुत बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, दैट रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब हमें जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना उसके हिसाब से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या डेफिनेशन बनती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार। अब हम अपनी प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं, in which rulers are elected by the people and take all major decisions। जो भी रूलर होगा मेरे देश का उसको हमारे देश की जनता इलेक्ट करेगी, और वही जिसको हमने इलेक्ट किया है वो हमारे देश के मेजर डिसीजंस लेंगे। पाकिस्तान की तरह ना हो जाए कि इलेक्ट तो किया था नवाज शरीफ को और मेजर डिसीजन कौन लेने आ गया? जनरल परवेज मुशर्रफ। दूसरा पॉइंट क्या था? मिलिट्री। हाँ जी, मिलिट्री। दूसरा, ये डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, हम डेफिनेशन लिख रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स जो हमने 4 फीचर्स पढ़े हैं। इलेक्शन
ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज करंट रूलर्स। हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हम इतनी चॉइस, इतनी रियल चॉइस होनी चाहिए कि करंट रूलर को भी हम हटा सकें जब चाहें, जब भी इलेक्शंस होंगे, ठीक है। थर्ड, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो हमें सेकंड पॉइंट ने चॉइस और अपॉर्चुनिटी दी है, इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। हर आदमी को इक्वल बेसिस पे वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिसको पावर देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको पावर देता है? एवरी एडल्ट सिटीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता ना ओनली मेन, ओनली एडल्ट मैन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी एडल्ट सिटीजन, है ना। तो हमारे देश का जो भी नागरिक है और एडल्ट है 18 साल से ऊपर है, उसे इक्वल बेसिस पे वोट करने का अधिकार है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। ये जो गवर्नमेंट है इसके पास ना अनलिमिटेड पावर्स नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर्स हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए। अनलिमिटेड पावर्स हो गई तो ये क्या बन जाएगी? फिर से डिक्टेटरशिप। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ इंडिया में किसका लॉ है? कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है। और सिटीजन्स राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट किन दो चीजों से रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन से और सिटीजन्स की राइट्स से। क्या मोदी जी अगर ये कहें कि आज से कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, आज से भारत के देश में कोई संविधान नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कर सकते हैं क्या ये? नो सर, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसका अधिकार नहीं देता। और इवन अगर मान लो वो किसी तरह कर भी दें तो ये आप बाद के चैप्टर्स में कभी पढ़ोगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इस फैसले को बिल्कुल खारिज कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इट मेक्स श्योर कि कोई भी ऐसा कानून ना आए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। बेसिक स्ट्रक्चर को तो हम कभी भी चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम कभी बाद में। तो ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। डेफिनेशन अब एग्जाम में आती है या कभी आपसे कोई पूछता है तो सिंपल वो वाली डेफिनेशन नहीं बतानी, फॉर द पीपल बाय द पीपल, या वो नहीं बतानी फिर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी एक्चुअली व्हाट इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन इतना क्यों हमने इसको वो बना रखा है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश में, क्यों जरूरत है हमें, व्हाई डेमोक्रेसी। तो अब ये वाला एक बार हम पूरा पढ़ के देखेंगे कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है। तो कभी भी किसी चीज को समझना है ना कि क्या हमें वाकई में डेमोक्रेसी की जरूरत है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को पढ़ लो और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या एक आर्ग्यूमेंट्स है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज अच्छी है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल ना हो। डेमोक्रेसी, आई वी नो कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, बट उसके खिलाफ भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। क्या आर्ग्यूमेंट्स है? सबसे पहली उसका नेगेटिव पॉइंट, उसका डीमेरिट जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमने पढ़ा था ना, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ऐसा होता है ना कि 5 साल हुए, फिर इलेक्शन होते हैं। पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, फिर मोदी जी की सरकार आ गई, हो सकता है अब फिर से इलेक्शन तो 2024 में, तो अब किसी और की सरकार आ जाए। तो ये इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। और इससे भी ज्यादा इंस्टेबिलिटी कब आती है? जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट समझते हो? कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जोड़, कोalition गवर्नमेंट। कोलिजन। यस सर। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जो सर जब क्या कहते हैं, कुछ लोग, जब हाँ जी, बताऊं सर, हाँ, कुछ लोग जब मिलके सर एक जब क्या सरकार कहते हैं बनाते हैं, एक पार्टी। यस सर। है ना। जैसे मान लो अगले बार इलेक्शन होते हैं और बीजेपी के पास पूरे नंबर्स नहीं है। अगर मान लो कि हमें 270, में एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ लेकिन एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अगर 270 हमें चाहिए इलेक्शंस जीतने के लिए, 270 सीट्स चाहिए और बीजेपी के पास सिर्फ 200 सीट्स रह जाएं, तो क्या करेगा? इन 70 सीटों के लिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिला लेगा। उसे कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो इस ये जोड़ तोड़ की सरकार होती है ना, ये ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या आता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, की अभी सरकार ये वाली है, अभी ये गिर जाएगी, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर वो गिर जाएगी, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखी गई थी इमरजेंसी के बाद, 1975 और 77 तक जब इमरजेंसी चली थी ना। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला डिमेरिट कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है। दूसरा डिमेरिट कि यार डेमोक्रेसी में ना, डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्शन जीतने की कहानी है ना।
कि जिसने भी भाई रूलर ने जिसने भी इलेक्शन जीत लिया तो वो एक तरीके से राजा बन गया उस देश का, कम से कम जब तक वो सरकार अपनी चला रहा है। तो यार फिर कोई मोरालिटी नहीं रहती। इलेक्शंस जीतने के लिए ना कुछ भी काम किया जाता है, चाहे फिर हमें शराब बेचनी पड़े, पैसा बांटना पड़े। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। तो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है, Yes, sir. पहले भी देखा है, कई बार इलेक्शंस में देखा है कि लोग मसल पावर का यूज करते हैं, मनी पावर का यूज करते हैं और ये सब गलत काम करते हैं ना। ठीक है, तीसरा डीमेरिट क्या है Yes, कि sir. डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, डिलेज बहुत होते हैं, देरी बहुत होती है डिसीजन मेकिंग में, कि कितने टाइम से, अच्छा रफेल की हमने कहानी सुनी है, रफेल की इंडिया में रफेल आ गए, फाइनली आ गए, लेकिन वो हम कब से सुन रहे हैं, कितने सालों से मैं सुन रहा था कि रफेल आने वाले, रफेल आने वाले, लेकिन वो कहाँ पे फंस गए थे, वो रेड टेप में फंस गए थे। क्या होता है, इतने सारे लोगों को जब कंसल्ट करना पड़ता है ना, कि छोटे ऑफिसर से शुरू करते हैं, फिर बड़ा ऑफिसर पास करेगा, फिर उससे बड़ा ऑफिसर पास करेगा, फिर बड़ा ऑफिसर, फिर कोई मंत्री पास करेगा, फिर कैबिनेट में पेंडिंग है वो, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था ना कि कंसल्टेशन बहुत हैवी होता है, कि बहुत सारे लोग मिलके फैसला लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिले हो जाता है, कि दो लोग तैयार हैं, वो तीसरा आदमी तैयार नहीं है, इसलिए डिले हो गया। तो तीसरा डीमेरिट क्या है, डिलेज बहुत होते हैं। चौथा डीमेरिट क्या है, बैड डिसीजंस। कई बार क्या होता है, इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं, दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। उनको नहीं पता होता है कि इंटरेस्ट क्या, बेस्ट इंटरेस्ट है, मैंने जिन लोगों ने मुझको चुना है उनके लिए क्या सबसे अच्छी चीज रहेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, गलत डिसीजंस कई बार ले लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, बैड डिसीजंस। चौथा डीमेरिट। ठीक है, फाइनल डीमेरिट क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होगा कि भाई जब इतने सारे कंसल्टेशन करने हैं, मुझे यहाँ से भी पास कराना है, मुझे वहां से भी पास कराना है, तो एट लास्ट होगा क्या, करप्शन। करप्शन होगा ना, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज Yes, बेस्ड ऑन sir. इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जब इलेक्शंस लड़ने, हर चीज करनी है, तो क्या होगा, करप्शन आ जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसा करप्शन का मतलब, ऐसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो करप्शन देखते रहते हैं, लेकिन अगर मैं इलेक्शंस की करप्शन की बात करूं, कई बार देखा गया है, जो पुलिस होती है या जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव होती है, वो किसको फेवर करती है, रूलिंग पार्टी को फेवर करती है इलेक्शंस में, है ना। तो लास्ट डीमेरिट क्या हुआ कि करप्शन बहुत हो जाता है डेमोक्रेसी सिस्टम में। और अगर यही डिक्टेटरशिप होती है ना, तो करप्शन थोड़ा दबा रहता है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं उस आदमी से। ठीक है, तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज Yes, sir. नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना कि ये घुमा दी और भैया बहुत अच्छा हो गया हमारा देश, अब कोई दिक्कत ही नहीं रही हमारे देश में। तो इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका, डेमोक्रेसी, हम कब से डेमोक्रेसी, 1950 से हम डेमोक्रेसी है ना, इफेक्टिवली देखें तो 1950 से, जब से हमारा Yes, कॉन्स्टिट्यूशन लगा, तो हम डेमोक्रेसी है। तो उसकी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो अभी तक पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाया। गरीबी अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, वो भी वहां पे भी अभी गरीबी काफी ज्यादा है। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो कोई नॉट, इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, और वो पॉवर्टी को एंड नहीं कर पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर कर रहा है, दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। ये एक फायदा तो दे रहा है कि जो हमारे देश की जनता है, वो अपने डिसीजन खुद लेगी, बट ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये डिसीजन जो लेंगे लोग अच्छे लेंगे। भाई मैं अपने डिसीजन अपने आप ले रहा हूँ, लेकिन वो डिसीजन खराब ले रहा हूँ या अच्छे ले रहा हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की ये कमी है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आप उसमें ये बहुत बढ़िया कंक्लूजन लिख के आ सकते हो। ठीक है, जब पॉइंट्स लिख दोगे तो कंक्लूजन बहुत अच्छा हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो अब फाइनली एक क्वेश्चन आता है, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। अब हमने ये तो समझ लिया, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज नहीं है, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट देयर दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। मान लिया डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन क्या जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनसे अच्छी है? आओ ये देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं, क्योंकि उनसे अच्छी होगी यार, जब भी इंडिया ने अभी तक डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है इंडिया ना। तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी अच्छी हो जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का क्या मतलब होता है, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल होल्ड करने का क्या मतलब है कि मान लो आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी है, ठीक है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आए। आपके कल को मार्क्स अच्छे नहीं आते, मैं इतना खराब पढ़ा हूँ और आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है मेरी अकाउंटेबिलिटी।
कि मैंने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया, आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ एक आदमी डिसीजन नहीं ले रहा, सिर्फ ये आदमी डिसीजन नहीं ले रहा, सारे लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल। लोगों की जो नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल नीड्स बट इट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई डिक्टेटर है। अच्छा एक बार डिफरेंस समझते हैं अकाउंटेबल कैसे। कोई डिक्टेटर है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का राजा है, नॉर्थ कोरिया के बारे में हमने सुना है। आई होप आई एम स्टिल ऑडिबल। यस सर। ओके ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ। तो नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया डिक्टेटरशिप अभी जो चल रही है, तो सबसे बढ़िया है, मैं ये बोलूँ सबसे खराब डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो क्या नॉर्थ कोरिया में मान लो जो वहाँ के लोग हैं वो ना गरीबी से बहुत परेशान है, वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं है। चलो एक ही वाला पॉइंट देखते हैं, वहां पे ना लोगों को इंटरनेट तक नहीं मिला हुआ कि लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई इंटरनेट यूज करता हुआ भी पाया जाता है तो उसको सजा हो जाती है, ठीक है। अब मान लो किसी ने अपील, किसी आदमी ने बोला नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को, डिक्टेटर को, किम जोंग उन को बोला कि सर आपने तो हमें इंटरनेट तक नहीं दे रखा, ये तो आपकी गलत बात है। तो उसके साथ आपको क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली उसका भी वही हाल होगा जो रॉबिस्पेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन में करते थे, गुलेटिन, उसको मार दिया जाएगा। ऑब्वियसली डिक्टेटर से आप ये सब चीजें पूछ ही नहीं सकते क्योंकि डिक्टेटर इज नॉट अकाउंटेबल टू यू, वो आपके लिए कोई जवाब नहीं है, कोई आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके मन में जो आएगा डिक्टेटर तो वही करेगा। सेम चीज इंडिया में ये होता है कि इंडिया में इंटरनेट जो है वो बैन हो जाता है, ठीक है, और लोगों को मना कर दिया जाता है अब इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारी राइट्स के खिलाफ है, ये हमारी राइट्स के खिलाफ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम मोदी जी को इसके लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं कि मोदी जी आपने गलत फैसला लिए? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। तो ये फर्क होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म में और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में। तो जरूरी नहीं है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो अपनी पीपल की नीड्स को केटर करे या एड्रेस करे, ठीक है। चलो सेकंड मेरिट, यस सर। फायदा क्या है, सेकंड का फायदा क्या है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि बैड डिसीजंस की, गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं कई बार, आपने डेमोक्रेसी का डीमेरिट बताया था, अब आप कह रहे हो कि इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हाँ मैंने बोला था बैड डिसीजन क्योंकि कई बार जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि मेरी जनता के लिए अच्छे फैसले क्या हैं। लेकिन डेमोक्रेसी साथ साथ क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को ना अच्छा भी कर देती है, कई बार ज्यादातर अच्छा कर देती है। कैसे कर देती है? अच्छा सौरभ एक बात बताओ, मैं मतलब कोई तुम्हारे बारे में फैसला लेना है, ठीक है, और मैं कह दूं नहीं सौरभ तुम्हें ऐसे ही करना, और मैं अपना फैसला सुना दूं, तो हो सकता है गलत हो कि मैं सुनूं ना कि तुम्हारे बारे में क्या सही है या क्या गलत है। अब वही फैसला अगर हम 5-6 लोग मिलके लें, कि जैसे बच्चा भी बैठे, उसके टीचर भी बैठे, उसके मम्मी पापा भी बैठे, और हम मिलके एक डिसीजन लेके ठीक है आज से इसको ऐसी पढ़ाई करानी है, तो ऑब्वियसली वो डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ज्यादा लोगों ने बैठ के लिया है, ज्यादा आइडियाज आए लोगों को, यस ज्यादा सर। डिस्कशन हुआ है ना। इसलिए डेमोक्रेसी में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया हो जाती यस है। सर। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं, काफी सारा डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. कोई भी गलती किसी डिसीजन में जल्दी से मेक आउट करी जा सकती है अगर ज्यादा लोग बैठ के डिसाइड करें, है ना। अच्छा डेमोक्रेसी का एक और फायदा है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो दो लोगों की लड़ाइयां हैं ना उनको एड्रेस किया जा सकता है आराम से। अब सोचो डेमोक्रेसी, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इतना बड़ा देश है इंडिया, यहाँ पे कितने तरीके के रिलीजन्स हैं, कितने तरीके के लैंग्वेजेस हैं, कितने अलग अलग स्टेट्स में और रीजन्स में लोग रहते हैं। इन लोगों में आपस में लड़ाई होनी ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि ये लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं या इनके आइडियाज जो हैं वो यस मैच सर। ना करें, है ना। रिलीजन के बेसिस पे मैच ना करें, रीजन के बेसिस पे ना मैच करें। ऑब्वियसली हमने सुना है रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ होती रहती है ना, कि हिंदू मुस्लिम दंगे हम सुनते रहते हैं, कई बार कुछ और सुनते हैं, या फिर रीजन के बेसिस पे भी होती है कि दिल्ली हरियाणा आपस में लड़ रहे हैं कि यमुना का पानी कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा, है ना। और स्टेट्स में भी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो डेमोक्रेसी इन चीजों में बहुत फायदेमंद है। वो क्या करता है, हमें एक सिस्टम दे देता है कि लड़ाइयों को रिजॉल्व किया जा सके। कैसे? डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, for long in such a way, democracy provides only peaceful solution to this problem. Democracy एक peaceful solution देता है इस problem को। In democracy,
नो वन इज अ परमानेंट विनर। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीजेपी के, मैं बार बार बीजेपी का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार है ना। तो मान लो बीजेपी का कोई ऐसा फैसला है जो एक पर्टिकुलर Yes, ग्रुप sir. को नहीं पसंद। ठीक है, मैं एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कल पबजी बैन हुआ है, पता है? Yes, sir. ठीक है, पबजी बैन हुआ है, तो पक्का जो आपकी एज के बच्चे होंगे, जो आपके एज के लोग होंगे, यंगस्टर्स होंगे 9 to 12 और ये कॉलेज वाले जो होते हैं यंगस्टर, उनको तो बहुत पबजी खेलते, तो उनको ये फैसला पक्का पसंद नहीं आया होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया ना डिफरेंट ग्रुप्स। एक ग्रुप पबजी वाला ऐसा है जिसको बहुत गुस्सा आया कि यार मोदी जी आपने क्या कर दिया, आपने पबजी बैन कर दिया। तो मोदी जी क्या परमानेंट विनर है क्या हमारे देश के? मतलब मोदी जी को हमने इलेक्शन क्या जिता दिया, वो सालों साल तक हम पे राज करेंगे? नहीं। तो अब जो ये आप लोगों का ग्रुप है जो नाराज है कि मोदी जी ने गलत फैसला लिया, तो 2024 के इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, मोदी जी को हरा सकते हैं। तो मोदी जी इज नॉट अ परमानेंट विनर, नो वन इन डेमोक्रेसी इज अ परमानेंट विनर, एंड सिमिलरली नो वन इन अ डेमोक्रेसी इज अ परमानेंट लूजर। तो आज राहुल गांधी जी की कांग्रेस हारी हुई है, जरूरी नहीं है हमेशा हारी रहे, हो सकता है 2024 में वो जीत जाए। हो सकता है मोदी राहुल गांधी ये फैसला सुना दे कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर आपने मुझे जिता दिया तो मैं पबजी वापस ले आऊंगा। तो राहुल गांधी जो अभी लूजर है, हो सकता है हम उसको अगली बार विनर बना दें। डेमोक्रेसी क्या करता है, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है कि एक बार किसी को लूजर बना दिया, एक बार विनर, और अगली बार उसको लूजर बना दिया विनर। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर विद ईच Yes, अदर sir. पीसफुली। ठीक है, एक और पढ़ते हैं हम, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, फोर्थ पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, जो मेरा सम्मान है। ठीक है, मेरा बिहेवियर ऐसा है कि जिसकी वजह से मेरा सम्मान बहुत हो, उसे कहते हैं डिग्निटी। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर पॉलिटिकल, मेरे देश में पॉलिटिकल इन इक्वालिटी हो तो वो डिग्निटी बढ़ाएगा सिटीजन की या कम करेगा? ऑब्वियसली पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कम करेगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है, चाहे गरीब है या Yes, अमीर sir. है, चाहे ज्यादा एजुकेटेड है या कम एजुकेटेड है, चाहे वो सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम वैसे एक्चुअली मतलब ऐसे कुछ नहीं है, प्रेजेंट डे वर्ल्ड में कास्ट सिस्टम कुछ नहीं है, लेकिन पुराने टाइम से कास्ट सिस्टम, इंडिया की एक सैड रियलिटी है कि कास्ट सिस्टम अभी भी चला आ रहा है ना। तो कि वो कास्ट, कोई कह रहा है कि मैं कास्ट में ऊपर हूँ, कोई कह रहा है कि नहीं कास्ट में, Yes, sir. मतलब ये जो कंफ्लिक्ट है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है, तो उस वजह से डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन कम हो जाती है, और जहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है वहाँ पे डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन बढ़ जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज रिच एंड एजुकेटेड। चाहे कितना ही कोई गरीब और अनपढ़ हो, उसका उतना ही स्टेटस होगा जितना रिच और एजुकेटेड का हो, एटलीस्ट पॉलिटिकल एरा में। कौन से एरा में, पॉलिटिकल, मतलब एटलीस्ट पॉलिटिकल फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सोशल फील्ड में हम कहें बिल्कुल सेम होता है, वो नहीं हो पाता, इकोनॉमिक फील्ड में नहीं हो पाता, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में भी इंश्योर कि डेमोक्रेसी है तो ये इक्वालिटी हो, कि गरीब आदमी और अमीर आदमी के पास भी एक ही वोट हो। अगर गरीब आदमी इलेक्शंस में खड़ा होना चाहे तो वो भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर एंड दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। तो जब मैं किसी का सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी का स्लेव नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने आप में एक रूलर हूँ, तो मैं क्या, मेरी डिग्निटी ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो डेमोक्रेसी डिग्निटी बहुत बढ़िया करता है लोगों की। और लास्ट पॉइंट, इट Yes, sir. अलाउज टू अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, देयर इज अ, मतलब अपनी गलतियों को ना हम फिर से मिटा के सुधार सकते हैं डेमोक्रेसी में। कैसे, देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। डेमोक्रेसी किस पे चलती है, पब्लिक डिस्कशन पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे, कि लोग, मेरे देश के लोग क्या चाहते हैं, उस बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है। कोई एक ऐसा कानून लाया गया जिससे लोग बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़े हुए हैं, तो हो सकता है उस कानून को सरकार को लगे यार ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, चलो इसको वापस ले लेते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता, डिक्टेटरशिप में कानून को थोपा जाता है लोगों के ऊपर। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, रूलर अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, और द रूलर्स कैन बी चेंज। मान लो तुम्हें मोदी जी का कोई फैसला नहीं पसंद आया, या तो मोदी जी अपना फैसला खुद बदल दे, वरना तुम लोगों के पास कितनी ताकत है कि तुम मोदी जी को ही बदल सकते हो, है ना। या तो रूलर अपना डिसीजन बदल दे, वरना रूलर Yes, बदल sir. दिया जाएगा। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या हम ये बोल सकते हैं किम जोंग उन तुम्हारा ये हमें फैसला पसंद नहीं आ रहा, चलो हटो यहाँ से? नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है। मोदी जी की सरकार में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। तो अब एक कंक्लूजन हम तैयार कर रहे हैं कि हमें अगर मतलब ये आंसर आता है कि मेरिट्स डीमेरिट्स लिखो, उसका एक पूरा कंक्लूजन, मेरिट्स का अगर आता है तो उस पर कंक्लूजन हमें क्या लिखना चाहिए। देखो कंक्लूजन का ना सौरभ एक रूल बना लो, ये मतलब सबके लिए है
कि जब भी कोई आंसर आए ना तो उसका जो कंक्लूजन दो ना उसको थोड़ा पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जाओ। कभी भी ना सैड नोट पे हमें कंक्लूजन नहीं छोड़ के जाना चाहिए। कंक्लूजन का मतलब समझते हो ना, मैं जब अपना आंसर सम अप कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ कि आंसर यस सर। ये है, ठीक है, तो उसमें ना कभी भी नेगेटिव बात मत लिख के जाओ। जैसे अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या इंडिया में पॉवर्टी, किस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, पॉवर्टी के बारे में लिखोगे, पॉवर्टी ये चीज होती है, डेफिनेशन लिख दी जो भी आपको समझ में आई है ना। उसके बाद आपने मेन आंसर लिखा कि जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इस तरीके से कम हो सकती है कि हम लोगों को जॉब्स दें, ये करें वो करें, तो आपने मेन आंसर पॉइंट्स लिख दिया। लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं हम। उस कंक्लूजन को ना, अगर हम एक बात बताओ कि तुम पेपर चेक कर रहे हो और मैं लास्ट में कंक्लूजन में यही पॉवर्टी वाले आंसर में लिख के गया हूँ, इंडिया से तो पॉवर्टी कभी जा ही नहीं सकती, इंडिया तो हमेशा पॉवर्टी की चपेट में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा ये आंसर? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव नोट पे छोड़ के गया हूँ। तो हमेशा कोशिश करो कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जाओ। तो कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पे छोड़ने का क्या मतलब होता है, कुछ अच्छा कि हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि पॉवर्टी, अगर हमने ये वाले मेजर्स इंप्लीमेंट कर दिए ना तो इंडिया से पॉवर्टी बिल्कुल चली जाएगी। तो ये पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन देना होता है। तो ठीक है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन क्या हो सकता है इसके डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, सब कुछ तो नहीं दे सकते, एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है, बट इट इज क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। जितने ऑल्टरनेटिव्स हमें पता हैं, जितने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें पता है, उनमें सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? डेमोक्रेसी। ठीक है, इट ऑफर्स बेटर चॉइसेस ऑफ गुड डिसीजंस। इन्हीं पॉइंट्स को ना समराइज करके लिख दिया, जो हमने मेरिट्स पढ़े हैं ना, तो उसको आप ऐसे समराइज भी कर सकते हो इफ यू वांट, लेकिन ये दो लाइन बहुत बढ़िया है कंक्लूजन में लिखने के लिए। तो गुड डिसीजन होता है पीपल की अपनी खुद की विशेष जो होती हैं वो रिस्पेक्ट हो पाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एक साथ रह सकते हैं, इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग इट अलाउज अ वेज ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देता है अगर गलती हो भी जाए, एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, इज डेमोक्रेसी रियली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो आपको पता है कि आपको क्या क्या आंसर लिख के आना है। आपको पॉजिटिव भी देने हैं, उसके मेरिट्स भी देने हैं। ठीक है, एक बार फिर से कंक्लूजन हम लास्ट में देख लेते हैं। आपको डीमेरिट्स भी देने हैं कि यार आपने क्वेश्चन पूछा है कि सही में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म है, तो ठीक है पहले डीमेरिट्स से शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, आंसर कैसे लिखना होगा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थोड़े से डीमेरिट्स, ठीक है, ज्यादा डीमेरिट्स मत दे देना कि वो कहेगा कि यार तुम अपना पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हो, मेरिट बताना चाह रहे हो, डीमेरिट, थोड़े से डीमेरिट्स, जिसमें डीमेरिट में हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कमजोर हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, नो मोरालिटी, कोई मोरालिटी नहीं रहती, डिलेज, बहुत देरी हो जाती है, बैड डिसीजन, खराब डिसीजन ले लिए जाते हैं क्योंकि लीडर्स को पता नहीं होता जनता के लिए क्या डिसीजन अच्छा है, और करप्शन बहुत हो जाता है। मेरिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आंसर की तरफ, क्या बेस्ट है सही में, तो हम मेरिट्स दे रहे हैं इसलिए। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट्स अच्छा हो जाता है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन बढ़ जाती है, मिस्टेक्स करेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो अब अभी हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, हमने जब हमें क्वेश्चन पूछा गया इज डेमोक्रेसी रियली द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी, थोड़े से डीमेरिट्स दिए, मेरिट्स लिखे, और हमने कंक्लूजन में ये लिख दिया कि माना कि डेमोक्रेसी हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है और ना ही कोई मैजिकल वॉन्ड है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी नो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये लास्ट में कंक्लूजन लिख के हम समराइज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इस आंसर को कैसे डील करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग हमने समझ लिया, हमने बहुत छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते हमने 4 फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट भी पढ़ लिए, डीमेरिट भी पढ़ लिए। अब डेमोक्रेसी की ना थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग पढ़ने की समझ, अपने होराइजन को ना ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इन द कंट्रीज दैट वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल पीपल डू नॉट रूल। अब भैया इंडिया डेमोक्रेसी है तो सारे पीपल, सारे लोग एक साथ मिलकर रूल करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, हम अपने लीडर्स को चुन लेते हैं, वो हम पे रूल करते हैं। ठीक है, और एक और चीज होती है, मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। ज्यादातर क्या होता है, जो मेजोरिटी होती है ना उसके डिसीजंस, मेजोरिटी डिसीजंस लेती है बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है, जो लोग नंबर में ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, एक बार पढ़ते हैं इसको आगे भी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतने सारे लोग होते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। अब मान लो मैं कहूँ भाई मुझे तो ट्रू डेमोक्रेसी बनना है, इंडिया को ट्रू डेमोक्रेसी बनाना है, तो क्या पॉसिबल है? इंडिया में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है लगभग 135 करोड़ के आसपास,
क्या ये सारे इतने करोड़ों लोग एक साथ बैठ के किसी बात पे डिसीजन ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ले सकते, फिजिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि उनके लिए उनके लीडर्स जिनको उन लोगों ने चुना है वो फैसला लेते हैं। मान लो अगर ये लोग बैठ भी सकते, इवन इफ दे कुड, द सिटीजंस डू नॉट हैव द टाइम। एक तो उनके पास टाइम नहीं है, डिजायर भी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि सारे लोग अपने फैसले खुद ले सके। इसलिए हम लीडर्स को चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छे फैसले ले सकें। ठीक है, अब मान लो चाइना का विवाद है। ठीक है, चाइना का जो इशू चल रहा है हमारे एलएसी पे, बॉर्डर पे जो चल रहा है, क्या अगर हम ये कहें इंडिया क्या हर आदमी बैठ के फैसला ले तो वो अच्छा फैसला ले पाएगा? नहीं, उनको नहीं पता कि चाइना को हमें कैसे टैकल करना चाहिए। तो उसके लिए कौन लोग ज्यादा अच्छे हैं? जिनको फॉरेन पॉलिसी की ज्यादा अच्छी नॉलेज है कि हमें फॉरेन पॉलिसी कैसे डील करनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ कैसे डील करना चाहिए। और डेमोक्रेसी में वही करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ऐसे इश्यूज से डील कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं, दिस गिव्स अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक सोचो हमने डेमोक्रेसी के बारे में कितना कुछ पढ़ लिया और फिर भी क्या है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है लेकिन ये बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। डेमोक्रेसी बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में। दिस क्लियरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। हमने जो पढ़ा है अभी तक वो क्या हमें हेल्प करती है? डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से अलग करने में हेल्प करती है, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। एक सिंपल डेमोक्रेसी में और एक अच्छी डेमोक्रेसी में फर्क करना हमें अभी भी नहीं सिखा रही है ये। मैंने आपको कहा था ना, क्या इंडिया डेमोक्रेसी है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या इंडिया परफेक्ट डेमोक्रेसी है, आइडियल डेमोक्रेसी है, या मैं बोलूं ट्रू डेमोक्रेसी है? तो उसका आंसर होगा नो, अभी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, है ना। इफ वी टेक दीज आइडियल्स सिंसियरली, जो अभी तक हमने चार फीचर्स पढ़े थे, अगर हम उनको सीरियसली लेने लग जाए ना, तो भैया इस हिसाब से तो कोई भी देश डेमोक्रेसी नहीं है। इफ वी टेक आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। कोई भी देश डेमोक्रेसी नहीं है फिर तो। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ऑफ डेमोक्रेसीज एंड आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। जब हमने ये सब पढ़ लिया ना, तो हमें ये समझ में आया डेमोक्रेसी अच्छी चीज है और होनी भी चाहिए, तो हमें वैल्यू बढ़ गई डेमोक्रेसी की। ठीक है, इट enables us to judge an existing democracy and identify its weakness। कि मान लिया डेमोक्रेसी में कमियां हैं, मान लिया कि सारे आइडियल्स फॉलो नहीं हो सकते, लेकिन आइडियल्स पढ़ने से ये फायदा हुआ कि हमें ये भी समझ में आ गया कि मेरी डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, मैं जज कर पा रहा हूँ ना। एंड इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो हमें समझ में आता है भाई इंडिया अभी मिनिमल डेमोक्रेसी, मिनिमल से थोड़ी सी ऊपर है, मिनिमल तो नहीं कहूंगा मैं, कि इंडिया अभी डेमोक्रेसी तो है लेकिन एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी अभी नहीं है। उसे खुद अभी अपने आप को डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी बनाना है। ठीक है, तो कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब परफेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? परफेक्ट डेमोक्रेसी, कोई देश है परफेक्ट? तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमने अभी पढ़ा था कि इन आइडियल्स को इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता क्योंकि फिर तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कौन से आइडियल पे इंडिया परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बन पाती, तो हर आइडियल पे कहीं ना कहीं नहीं बन पाती है। मैं बोलूं कि वो कहती है इंडिया मतलब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या कहते हैं कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। आपको क्या करना है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। तो क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? हाँ होते तो हैं। क्या एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर होते हैं? कोई कमी नहीं है हमारे इलेक्शन सिस्टम में, बहुत कमियां हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम में। अभी भी मनी पावर, नो मनी पावर बहुत और सारी है। बहुत सारी है। मनी पावर, पैसा बहुत चलता है, मसल पावर, गुंडागर्दी बहुत चलती है इलेक्शन में, है ना। और मैंने अभी जैसे डिस्कस किया था, लिकर वगैरह बहुत चलता है। और बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि जो ईवीएम है उसको टेम्पर किया जाता है, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है ईवीएम को अपने फायदे के लिए यूज करती है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट उसके हिस्से में आए, है ना। तो परफेक्ट तो नहीं है अभी भी हमारी डेमोक्रेसी। द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड्स ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी। सिर्फ मिनिमम कंडीशंस बता रहा है, जो चार तुम्हें फीचर्स बताए ना वो मिनिमम है, एटलीस्ट इतना तो फुलफिल तुम्हें करना चाहिए। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी बनने के लिए हमें पहले तो वो चार फीचर्स को बहुत अच्छे से फुलफिल करना पड़ेगा। अभी भी हम उन चार फीचर्स को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे, और जब वो चार फीचर्स अच्छे से फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं डेमोक्रेसी में फुलफिल करने के लिए, जिसके बाद हम कह सकते हैं दैट वी आर एन आइडियल डेमोक्रेसी और अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making। तो ये एक दिन का काम नहीं है, मैंने आज फैसला लिया कि मुझे अपने देश को आइडियल डेमोक्रेसी बनाना है और एक दिन में मैंने बना दिया। सालों साल का प्रोसेस है, धीरे धीरे कॉन्स्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा और अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जब जाके हमारा डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी बन पाएगा। ठीक है, तो एक कंक्लूजन की तरफ एक और चीज पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस यस नॉन सर। डेमोक्रेसी। तो
क्या फर्क है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में? दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक कौन सी होती है? मोनार्की। मोनार्की जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, लुई 16 के रूल के टाइम पे जो मोनार्की थी, राजा का राज है ना। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब जो किम जोंग उन डिक्टेटर है, या हिटलर डिक्टेटर था, या फिर नेपोलियन डिक्टेटर था। नेपोलियन राजा तो नहीं था ना, डिक्टेटर था। यस ठीक है, ऐसे ही वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल का मतलब जो चाइना में है, चाइना में एक पार्टी का ही यस रूल है। तो जो ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वुड नॉट लाइक इट्स सिटीजंस टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। कभी भी ये वाली गवर्नमेंट जो होंगी ना नॉन डेमोक्रेटिक, ये नहीं चाहेंगी इनके सिटीजंस डिसीजन मेकिंग में या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजंस। ठीक है, तो जो अच्छी डेमोक्रेसी होती है वो क्या कोशिश करती है कि मेरे देश का हर नागरिक पॉलिटिकली एक्टिव हो और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करे। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं आएगा बट स्टिल, कि एक्सप्लेन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें आप ये सारी फॉर्म्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट दिस क्वेश्चन विल, इट इज हाईली अनलाइकली, बहुत कम चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन अब आए, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया। मैं एक बार ना समराइज करने के लिए आपको फिर से ही दिखा देता हूँ। कितना टाइम बचा है, जल्दी से मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ये वाला चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी हमने बेसिक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया था कि अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो इसलिए हमें डिफाइन करना है डेमोक्रेसी को ऐसा ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स अपने जहाँ पे लोग अपने रूलर्स को खुद चुन सकें। तो एक बेसिक डेफिनेशन के स्टार्ट किया था, और हमने फिर देखना शुरू किया था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। ठीक है, वो फीचर्स क्या थे? पहला था कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। दूसरा फीचर था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तीसरा था वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होनी चाहिए या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। और चौथा था रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का राज होना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की, सब अलग अलग चीजें, लेकिन कभी सही टाइम आने पर ये बताऊंगा कि ये राइट्स अलग अलग कैसे होते हैं। बट स्टिल राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, देश को रिस्पेक्ट करनी चाहिए राइट्स की। तो हमने ये सारी फीचर्स पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने एक डेमोक्रेसी की पूरी डेफिनेशन बना ली थी इन फीचर्स के बेसिस पे। आगे हम बढ़े थे, हमने देखा था डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, क्या डेमोक्रेसी बेस्ट चीज है हमारे देश में, जो डेमोक्रेसी लगी हुई है ये बेस्ट है, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इससे अच्छी नहीं हो सकती। तो हमने पढ़ा था कि इसके डीमेरिट्स हैं कुछ, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहला था, मोरालिटी बहुत कम हो जाती है, डिलेज होते हैं, बैड डिसीजन होते हैं, करप्शन हो जाता है। तो ये तो कमियां थी डेमोक्रेसी की। लेकिन हमने कहा यार ठीक है, बहुत ज्यादा कमियां हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? उसको हमने पढ़ा कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा हमने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छा कर देती है, और कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस को रिजॉल्व कराने में मदद करती है। ऐसे ही डिग्निटी ऑफ सिटीजन को बढ़ा देती है, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देती है। तो हमने फाइनली ये पढ़ा कि यार बेस्ट चीज तो जो हो सकती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा था ब्रॉडर मीनिंग क्या है, एक एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक आइडियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, हमने वो पढ़ा था। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इसके प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना।